बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका हैदर जावेद सैयद। हम गुफ्तगू करने से कबल आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल ऑप्शन पर भी निशान करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। जैसा कि कल भी अर्ज़ किया था कि आज रात 12 बजे लाहौर के 9 टाउन्स के 58 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होने जा रहा है। इस स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए पंजाब की वज़ीर सेहत मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कल अहले लाहौर के बारे में जो कुछ कहा वो बहरहाल उनका और लाहौर वालों का मसला है, उनके घर की बात है, वो लाहौरन हैं और उन्होंने अपने घर के बारे में जो बात की है उस पर हम क्या तबसरा करें। अलबत्ता ये अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है कि लाहौर के जिन इलाकों में ये लॉकडाउन होने जा रहा है उन इलाकों में वो सारे इलाके पोश इलाके नहीं हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो पहले दिन से ये कहते चले आ रहे थे कि जनाब लॉकडाउन हुआ तो गुर्बत के मसाइल पैदा होंगे, लोग भूख से मर जाएंगे, तो मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि लाहौर के जिन इलाकों में ये स्मार्ट लॉकडाउन होने 15 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन होने जा रहा है ये सारे इलाके पोश इलाके नहीं हैं, बल्कि इन इलाकों में वो इलाके भी शामिल हैं जिन्हें हम सफ़ेद पोश तबकों के इलाके कह सकते हैं, मेहनत कश तबकों के इलाके कह सकते हैं, जैसे कि शादरा है और इस तरह दूसरे इलाके हैं। तो क्या स्मार्ट लॉकडाउन करने से पहले कोई ख़ास हिकमत अमली इन इलाकों के लिए वज़ा कर ली गई है? अगर वज़ा कर ली गई है तो उसका ऐलान भी हो जाना चाहिए था। दूसरी बात जो तवातर के साथ हम हुकूमत और बिलखसूस वज़ीर आज़म साहब की तरफ से की जा रही है वो ये है कि कोरोना वबा के आगाज़ से लेकर अब तक हमें कोई बैरूनी इमदाद नहीं मिली। एक पैसे की भी वज़ीर आज़म साहब के अपने अल्फाज अगर मैं दोहराऊँ तो ये है कि हमें 1 रुपये की भी बैरूनी इमदाद नहीं मिली। उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जापान और अमेरिका ने 58 करोड़ डॉलर की पाकिस्तान को इमदाद दी थी। दोनों ने 38 करोड़ की इमदाद जो है वो चाइना ने दी थी और बकिया रकम जो है वो जापान 38 करोड़ की रकम जो है अमेरिका ने दी थी और बकिया रकम जापान ने दी थी। तब वज़ीर आज़म ने ये हुक्म जारी किया था कि ये रकम बराह रास्त NDMA के हवाले कर दिया जाए, जिस पर मैंने अपने कालम में भी सवाल उठाया और उसके बाद भी जो इमदादें मिलती रहीं उन पर भी वक्तन फ़वक्तन हम ये सवाल उठाते रहे कि वज़ीर आज़म साहब के हुक्म से जो बैनुल-अक़वामी तौर पर इमदाद मिल रही है वो वज़ीर आज़म के हुक्म से बराह रास्त NDMA को दी जा रही है। NDMA का किरदार क्या है अब तक का? अब तक NDMA ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है कि सारी बैरूनी इमदाद जो है वो उसके गोद में डाली जा रही है? और NDMA का ये मौक़िफ़ तो सुप्रीम कोर्ट में आ गया था एक समाअत के दौरान कि किसी भी कोरोना के मरीज़ पर 6.5 लाख रुपए इब्तिदा में ख़र्च होते हैं और 25 लाख रुपए मजमूई तौर पर ख़र्च होते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जो कुछ कहा वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अपना सवाल फिर सामने रखना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आखिर NDMA की कारकर्दगी क्या है कि अरबों डॉलर की रकम जो है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म के हुक्म से उसको मिल रही है, हालांकि जो बैरूनी इमदाद मिलती है असूली तौर पर वो मुतासिर पाकिस्तान का सरमाया है। NDMA भी पाकिस्तान का ही एक इदारा है, लेकिन जो सूबे कोरोना से मुतासर हैं उन सूबों में भी वो इमदादी रकम तक़सीम होनी चाहिए थी, जबकि इमदादी सामान के हवाले से NDMA के सरबराह का ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमने हर मुल्क भर में कोर हेडकोार्टर्स में सामान भिजवा दिया है, जिसको ज़रूरत हो वो कोर हेडकोार्टर में अपनी फ़हरिस्त दे के अपनी ज़रूरत बता के ले। ये तो बड़ा अजीब व गरीब और नया फार्मूला उन्होंने बताया कि एक मतलब लाहौर के सर्विसेज अस्पताल को ज़रूरत है सामान की, मरीज़ सर्विसेज अस्पताल में है, तो क्या सर्विसेज अस्पताल के साहिबान जो हैं, डॉक्टर साहिबान जो हैं, वो पहले कोर हेडकोार्टर से रब्ता करेंगे कि जी NDMA के चेयरमैन ने ये कहा है कि सामान वहाँ मौजूद है वहाँ से लिया जाए? एक तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। सूबाई NDMA ने जो सामान देना है, इमदादी सामान जो फराहम करना उसकी ज़िम्मेदारी है, वो उसे सूबाई हुकूमतों के हवाले करना चाहिए और सूबाई हुकूमतें आगे अपनी हिकमत अमली के तहत और ज़रूरत के तहत जो है वो अज़ला में जहाँ जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसको तकसीम करें। तीसरी बात मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि जो इमदाद अब तक मिली है वो एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 4.25 अरब डॉलर के करीब है। वफाकी हुकूमत को इस पर अपनी पोजीशन वाज़ह करनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म का ये कहना कि हमें तो एक रुपये की इमदाद भी नहीं मिली
اور حساب کتاب یہ بتاتے ہیں، جو تفصیلات موجود ہیں سب کے سامنے، اخبارات میں بھی وہ تفصیلات شائع ہو چکی ہیں، سب کے سامنے وہ تفصیلات ہیں کہ 3.5 سے 4.25 ارب ڈالر کے درمیان بیرونی امداد اب تک ہمیں پچھلے 3-3.5 مہینوں میں ملی ہے۔ تو اس بیرونی امداد کے حوالے سے بھی وفاقی حکومت کو پوزیشن واضح کرنا چاہیے کہ کیا یہ وزیر اعظم کے حکم سے واقعتاً ابتدائی رقم کے علاوہ باقی رقم بھی این ڈی ایم اے کو دے دی گئی ہیں، یا باقی رقم جو ہے وہ قومی خزانے میں ہے، تو پھر اس کی متعلقہ صوبوں کو جن کو ضرورت ہے، سندھ کو ضرورت ہے امداد کی، پختونخوا کو ضرورت ہے امداد کی، بلوچستان کو ضرورت ہے امداد کی، تو ان کو یہ امداد کیسے اور کس طرح فراہم کی جائے گی۔ آخری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کہ دیکھیے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے کہ وضو سے کرونا ختم ہوتا ہے، گرمی آئے گی کرونا ختم ہوگا، یہ سی گریڈ کا کرونا ہے، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم بڑے جفاکش لوگ ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا اس کرونا سے، ہم کرونا ہمیں روندے گا نہیں بلکہ ہم کرونا رون دیں گے، یہ سب ڈھگوسلے ثابت ہوئے۔ اب آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ آپ خود بچیں، خود کو بچائیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ان علاقوں میں جن علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن آج لاہور میں ہونے جا رہا ہے، ان علاقوں کے لوگ بھی اور لاہور کے دوسرے علاقوں کے لوگ بھی، ملک کے دوسرے علاقوں کے لوگ بھی، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری اطلاع کے مطابق ملتان، ڈی جی خان اور گجرانوالہ میں بھی کمشنر کی سطح پر اجلاس منعقد ہوئے ہیں۔ ان اجلاسوں میں بھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ ان تینوں ڈویژنوں کے کون کون سے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، ہونا ہے، ان کی فہرستیں بھی مرتب کی جا رہی ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ کل تک جو ہے وہ فہرستیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ ان لاہور کے علاوہ ان 3 ڈویژنوں کے کن کن علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ خدا حافظ۔